नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्रों। आज की पाश्चात्य तत्वमीमांसा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे दिक् काल की अवधारणा, उनके संबंध और उनके स्तरों की, सापेक्षता और निरपेक्षता की। देश और काल की जो अवधारणाएं हैं वो हमें अनुभव से प्राप्त होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो बिना अनुभव के हमें कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, परंतु अनुभव से प्राप्त होने के बावजूद भी ये प्राग अनुभविक कांट द्वारा बताई गई हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि देश और काल है क्या, ये इनका अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देश, पहले हम देश की बात करते हैं। वैसे जब देश की हम बात करते हैं तो काल की अवधारणा अपने आप ही उसमें सम्मिलित हो जाती है। देश और काल दोनों साथ साथ चलते हैं। देश लैटिन यानी कि जो स्पेस है वो लैटिन भाषा के शब्द स्पेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है डिस्टेंस, इंटरवल या टेरेन। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एक खाली स्थान या एम्प्टी या वैक्यूम जो होता है उसको हम स्पेस या देश कहते हैं। अर्थात इसको परिभाषित हम इस प्रकार कर सकते हैं कि देश या दिक् खालीपन का एक अखंड विस्तार है। एक बार फिर से सुन लीजिए, देश खालीपन का अखंड विस्तार है जिसमें वस्तुएं निहित और अवस्थित रहती हैं। अब देखिए, वस्तुएं कहाँ रहती हैं? वस्तुएं किसी स्पेस में रहती हैं, किसी जगह पर, किसी खाली स्थान में ही रह सकती हैं। तो हम एक स्पेस की या जो हम देश की कल्पना कर सकते हैं वो वस्तुओं के स्थित या व्यवस्थित होने से ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम काल की बात करें तो काल क्या है? काल क्षणों का एक सतत क्रमिक प्रवाह है। काल क्षणों का एक अखंड सतत क्रमिक प्रवाह है। ये काल की परिभाषा हुई। मित्रों, कांट ने देश और काल की प्राग अनुभवी की व्याख्या की है। उसने दो तरह से देश और काल की व्याख्या की, यानी कि उसने एक तत्वमीमांसा व्याख्या की और एक अतीन्द्रिय व्याख्या की। तत्वमीमांसा व्याख्या के अंतर्गत उसने बताया कि देश और काल की अवधारणाएं हमें अनुभव से प्राप्त होती हैं। ये अनुभव से प्राप्त होने के बावजूद भी प्राग अनुभविक हैं, क्योंकि जब हम अनुभव से इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, तर्कों के माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि ये अनुभव से सिद्ध होने के बाद भी ये हमारी बुद्धि में पहले से स्थित है। कोई भी ज्ञान, कोई भी सेंस, कोई भी संवेदन हमें बिना देश और काल के नहीं हो सकता। देश और काल के बिना हम वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं। देश और काल के बिना हम वस्तुओं की कल्पना नहीं कर सकते, परंतु वस्तुओं के बिना हम देश और काल की कल्पना कर सकते हैं। अर्थात वस्तुओं के बिना देश और काल हो सकता है, पर देश काल के बिना वस्तुएं नहीं हो सकती। तो हमें जो भी हमें
अनुभव होता है देश और काल के विषय में, वो अनुभव से होता है, परंतु अनुभव से सिद्ध होने के पश्चात भी तर्क हमें देश और काल की प्राग अनुभविक व्याख्या करने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से ही स्थित हैं। कांट ने बताया कि ये अनुभव से परे है, देश और काल का जो प्रत्यय है वो अनुभव से परे है, एक प्राग अनुभविक प्रत्यय है, क्योंकि इसके बिना हमें वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता और वस्तुओं की कल्पना देश काल के बिना की जा सकती है, जबकि देश काल के बिना वस्तु की कल्पना किया, लेकिन वस्तुओं के बिना देश काल के बिना वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती है और वस्तुओं के बिना देश काल होते हैं। सभी अनुभव देश और काल के अंतर्गत होते हैं। और एक बात और, देश और काल एक सामान्य प्रत्यय नहीं है कि हमने अंशों को जोड़ करके हमने एक निरपेक्ष या पूर्ण देश और काल की कल्पना कर ली। यह एक सामान्य प्रत्यय नहीं है। देश और काल एक है, अखंड है, सतत है, एक विस्तार है, एक प्रवाह है। यानी कि यदि हम देश और काल के स्वरूप की चर्चा करते हुए यदि हम उसके लक्षण, विस्तार है और काल एक अखंड सतत प्रवाह है, तो देश और काल की परिभाषा में ही उसके जो विशेषताएं हैं वो निहित हैं। अब अतीन्द्रिय व्याख्या की बात करें तो ये देश और काल की अतीन्द्रिय व्याख्या जो की है वो कांट ने बताया है कि अनुभव से प्राप्त होने पर भी बाद में तर्क हमें यह सिद्ध करने पर मजबूर कर देते हैं कि तर्कों से यह सिद्ध हो जाता है कि देश और काल अतीन्द्रिय हैं, बुद्धि में पहले से ही स्थित हैं, प्राग अनुभविक हैं। अनुभव से होने के बावजूद भी जैसे ही हमें तर्कों के माध्यम से देश और काल के स्वतंत्र होने का ज्ञान हो जाता है तो वो प्राग अनुभविक सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कांट ने देश और काल के प्रत्ययों को अनुभव से परे प्राग अनुभविक बताया है। यूँ तो हमें समस्त ज्ञान अनुभव के माध्यम से होता है और उसके बाद बुद्धि से निष्कर्षित होता है, परंतु अनुभव से देश और काल सिद्ध होने के बावजूद भी तर्कों के माध्यम से हम यह सिद्ध करते हैं कि वो अनुभविक नहीं हैं। ये कांट ने सिद्ध किया है। अब हम बात करें देश और काल के संबंध की। देश और काल, जैसे ही हम देश की कल्पना करते हैं वैसे ही काल की अवधारणा अपने आप जुट जाती है। देश का अर्थ कहाँ और काल का अर्थ कब। तो कहाँ और कब दोनों प्रश्न एक साथ जुटे होते हैं। कहाँ और कब, देश और काल दोनों अवधारणाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे ही हम देश की कल्पना करते हैं वैसे काल की कल्पना हो जाती है, या जैसे ही हम काल की कल्पना करते हैं देश की कल्पना अपने साथ अपने आप जुट जाती है। देश के बिना हम काल की कल्पना नहीं कर सकते और काल के बिना हम देश की कल्पना नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं देश और काल के स्तरों की, यानी कि देश और काल के डायमेंशंस क्या हैं। देश के 3 डायमेंशंस हैं। फिर से सुन लीजिए, देश के 3 डायमेंशंस बताए गए हैं। दिक् के 3 डायमेंशंस वो क्या हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए, हम स्पेस को हम इन 3 डायमेंशंस में ही मेजर कर सकते हैं, या तो लंबाई के द्वारा, या चौड़ाई के द्वारा, या ऊंचाई के द्वारा। इसको दूसरे शब्दों में हम आगे पीछे भी कह सकते हैं,
लंबाई को, चौड़ाई को दाएं और बाएं कह सकते हैं, और ऊंचाई को हम ऊपर नीचे कह सकते हैं। अर्थात इन 3 डायमेंशंस को हम आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे 3 तरीक़ों से हम 3 डायमेंशन से हम इनको व्यक्त कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो जो देश की अवधारणा है वो 3 डायमेंशंस से होकर गुजरती है। और दूसरी बात अभी हम चर्चा करेंगे कि इनके जो 2 प्रकार हैं देश और काल के, उसमें इनके निरपेक्ष और सापेक्ष किस तरह से ये निरपेक्ष भी हैं और सापेक्ष भी हैं। अभी हमने देश के डायमेंशंस पर चर्चा की है, अभी हम काल के डायमेंशंस या काल के स्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम अपनी सुविधा के अनुसार काल का भी विभाजन कर लेते हैं, जबकि काल और देश अविभाज्य हैं, एक हैं, सतत प्रवाह हैं, विस्तार हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार अपने व्यवहारिक प्रयोग के लिए उसे क्षणों में, पूर्वापर या घंटों में, महीनों में, साल में व्यक्त कर लेते हैं। यदि देखा जाए तो काल के मुख्यतः 3 स्तर हम मानते हैं। वैसे तो एक ही है, काल एक है, परंतु अपने व्यवहारिक और अनुभवजन्य ज्ञान के लिए हम उसे भूत, वर्तमान और भविष्य 3 स्तरों में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये देश और काल के स्तर हैं, डायमेंशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, देश और काल। देखिए, सापेक्ष और निरपेक्ष रूप से देश और काल दोनों ही 2 प्रकार के हो सकते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष देश और काल। अब निरपेक्ष और सापेक्ष देश और काल क्या होता है? तो निरपेक्ष की जो हम बात कर रहे हैं, जो उसका मूल स्वरूप है, जो हमने परिभाषित किया है, जो उसके लक्षण बताए हैं, वो निरपेक्ष के अंतर्गत आता है। और जितना भी हमारा अनुभवजन्य और व्यवहारिक ज्ञान है, जो हम अपने व्यवहारिक प्रयोग के लिए करते हैं, वो सापेक्ष के अंतर्गत आता है। तो निरपेक्ष देश और काल क्या होता है? निरपेक्ष देश और काल एक होता है, अखंड होता है, विस्तारित होता है, असीमित होता है, अविभाज्य होता है। और इसके विपरीत सापेक्ष देश और काल सीमित होता है, विभाज्य होता है और अनेक हो सकते हैं। अनेक क्षणों में, अनेक घंटों में, अनेक क्रम में, पूर्वापर में हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से देश और काल के 2 रूप होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। जो हमारे अनुभवजन्य जो हमारे देश काल हैं वो सापेक्ष होते हैं, और जो अनुभव से परे हैं वो निरपेक्ष देश और काल होते हैं, जो उसका मूल स्वरूप है। अब हम बात करते हैं पूर्णता और सापेक्षता की। देश और काल की जो अवधारणा है वो अभी हमने निरपेक्षता और सापेक्षता दोनों में की। निरपेक्ष और सापेक्ष 2 अवधारणाएं वो भी आभास और सत्य के रूप में भी व्यक्त की जा सकती हैं। जैसे हम बात करें निरपेक्ष की, निरपेक्ष के क्या लक्षण हो सकते हैं? निरपेक्ष स्वतंत्र होता है, स्वयंभू होता है, दोषहीन होता है, नित्य होता है, अनादि होता है, देश और काल से परे होता है, पूर्ण होता है। उसको हम परम तत्व या ईश्वर कह सकते हैं। निरपेक्ष सत्ता स्वयंभू, अनादि, देश काल से परे, स्वतंत्र और नित्य कही जाती है, जबकि इसके विपरीत और अनित्य है, परिवर्तनशील है। दोनों आभास और सत्य के लक्षण हैं। आभास को हम सापेक्षता के अंतर्गत रख सकते हैं और सत्य को हम निरपेक्षता के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा निरपेक्ष ही माना जाता है और जो आभास है वो सापेक्ष होता है। हमारा समस्त ज्ञान सापेक्ष होता है। जितना भी अनुभवी ज्ञान है वो सापेक्ष होता है। जितने भी नैतिक प्रत्यय हैं, नैतिक नियम हैं, वो सब परिवर्तनशील और सापेक्ष होते हैं। इस प्रकार सापेक्षता और निरपेक्षता 2 चीज़ें हैं, आभास और सत्य 2 चीज़ें हैं।
ये दोनों देश और काल से संबंधित हैं, इसलिए मैंने दोनों की चर्चा साथ साथ की है। आपके जो भी प्रश्न देश और काल से संबंधित हों उसको आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट फ़ोन कॉल से या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। मैंने संक्षेप में देश और काल की अवधारणाओं की चर्चा की है, बहुत छोटे रूप में, बहुत संक्षेप में, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बाकी देश और काल की अवधारणाएं बहुत विस्तृत और बहुत गहन है। इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।